हाँ, मैं रेडी हूँ। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हालात बंगाल के फेसबुक पेज लाइव पर। और इस वक्त हमारे साथ हम सबसे पहले बहुत ही अहम मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को अपने मेहमानों से रूबरू करा देते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मोहम्मद एहतिशामुल हक साहब हैं, जो टीएमसी के नेता हैं। और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं कमरुद्दीन चौधरी साहब हैं, जो कांग्रेस नेता हैं। और हमारे साथ शोफिया खान हैं, जो टीएमसी नेता हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और हमारे साथ अशफाक अहमद साहब हैं, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार मेहमानों को नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि 2020 जो आज आखिरी 31 दिसंबर है, अगले साल हम लोग 2021 में दाखिल हो जाएंगे। पहले ये बताता हूँ कि 2020 जिस तरह से हमारा गुजरा, वो हमेशा हर एक लोगों को याद रहने वाला है। साथ ही 2021 जो नए साल की शुरुआत होने जा रही है, उसमें सभी लोग चाहते हैं कि यह हमारा नया साल जो है वो हमेशा और सभी लोगों के लिए एक नई सौगात लेकर आएगी। और सभी लोग एक नई खुशियां 2021 में देखने वाले हैं। लेकिन 2021 इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2021 में बंगाल चुनाव होने वाला है। जी हाँ, अगले कुछ महीनों में ही बंगाल चुनाव होने वाला है। और यहाँ की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस जो अभी सत्ता पर काबिज है, उसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि तृणमूल से कई नेताओं का पलायन जारी है। कई नेता दूसरे पार्टियों में शामिल, और ये आज शुरू नहीं हुई है, बल्कि ये 2019 लोकसभा चुनाव के टाइम से ही। आपको बता दें कि मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह और टीएमसी के कई बड़े नेता हैं जो शामिल हो चुके हैं। अभी हाल में शुभेंदु अधिकारी, जो टीएमसी के बहुत बड़े नेता रहे हैं और ममता बनर्जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भी भाजपा में शामिल हो गए हैं और तृणमूल से अपना नाता रिश्ता तोड़ लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मेरा ये है कि तृणमूल से पलायन क्यों जारी है और क्यों ये ऐसा, आखिर क्या वजह है इसका और ये कब तक जारी रहेगा। मेरा सबसे पहला सवाल मोहम्मद एहतिशामुल हक साहब से है, जो टीएमसी के नेता हैं। सर, मेरा सीधा सवाल है कि तृणमूल से पलायन क्यों जारी है और क्या वजह है इसका। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। हालात बंगाल और न्यूज टैग के तमाम व्यूअर्स को मोहम्मद एहतिशामुल हक का सलाम, नमस्कार। और आपकी ये पहल के लिए और मुबारकबाद, स्पेशली तौर पे कि आज आपने लिंक के जरिए तमाम सियासी दलों को आपने जोड़ रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद। और आप की चैनल मतलब जिस हिसाब से ग्राउंड लेवल से काम कर रहे हैं, ये बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे तरफ से। और आने वाला 2021 आपके लिए समझ लीजिए हमारे साथ साथ आपके लिए भी बहुत कामयाबी हो। और आपने सवाल किया कि बीजेपी में क्यों पलायन कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी में पलायन तो वैसे लोग कर रहे हैं जमशेद भाई के, समझ लिए कि वो कुछ दागदार है, वो लोग जिसको दागदार बोलते हैं उर्दू में, समझे ना। देख रहे हैं कि वो हमको डर है, उसको ईडी का जो मतलब सम्मान आ जा रहा है, उसको कोई बहाने से। भारतीय जनता पार्टी देश में एक ऐसी पार्टी बन के आई है जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वो आज के डेट में है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या है, वो डर और खौफ के वजह कर वो उसके पास बंगाल में कोई भी उसके पास चेहरा नहीं है। हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश डरा करके, धमका करके कि किसी भी सूरत से हमारी ओर आ जाए, इस तरह का। लेकिन मैं आपको जमशेद साहब और अशफाक भाई मैं बोलना चाहता हूं कि देखिए, ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री है, वो जमीनी नेत्री है। ये आखिर क्या वजह है, कि आपके नेता डर जा रहे हैं? कोई ऐसी वीक, कोई डर जाते हैं या उन्हें धमका? देखिए, जिसके अंदर दाढ़ी में तिनका रहेगा उसको डर रहेगा। सभी लोग ऐसे नहीं है। आपको मालूम होगा कि कुछ लोग मतलब हमारे नागदा में मामला मतलब शुभेंदु अधिकारी का आया था, जिसमें हमारे मुकुल राय साहब का भी आया था। वो बीजेपी एक ऐसे मशीन लेके बैठे हुए हैं कि बड़ा आदमी को खड़ा डाल लेते हैं मशीन में
और वो मशीन जो घुमाते हैं वो व्हाइट हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का ये अवस्था है, ये मतलब दुनिया देख रही है। ये जनता हमारे रियासत बंगाल की जनता, ये बिहार नहीं है जमशेद भाई, ये यूपी नहीं है, यहाँ की जनता बहुत ही तालीम याफ्ता है, पहले सोचते हैं तब माइंडेड अपना वोट का वो इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ममता बनर्जी एक ऐसी गाछ है कि अगर एक डाल अगर उससे पत्ता अगर टूटता है तो थोड़ी सी बारिश होगी फिर हरा हो जाएगा। इसलिए ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी जैसे जितने भी लोग चले जाएंगे, ममता बनर्जी खुद फाउंडर है, ममता बनर्जी का नाम ही काफी है। मैं ये बात साबित बोल देना चाहता हूं साफ लफ्जों में। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कहा है कि मैं 200 सीट, देखिए मैं आपको ऑन कैमरा में बोल रहा हूं, जमशेद भाई हालात असफाक भाई को मैं बोलना चाहता हूं, देखिए बड़ी बड़ी बातें करने वाली हो 200 सीट कहां से ले सकेगी। आज देखिए क्या पोजीशन है देश की। आज किसान पिछले 34 दिन से दिल्ली में बैठे हुए हैं, माइनस कितने डिग्री में। एहतेशाम भाई, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। मैं कमरू साहब से मेरा सवाल है। कमरू साहब पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है। टीएमसी के जो भी हेवी वेट्स जो भी जा रहे हैं टीएमसी छोड़ के, वो सब भाजपा की ओर जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं आ रहे? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं ऐसे लोग को अपनी तरफ आकर्षित कर पा रही है? कमरू साहब। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि बड़े बड़े जो नाम जो आ रहे हैं बीजेपी के पास और कांग्रेस के पास क्यों नहीं आ रहे, वामपंथियों के पास क्यों नहीं आ रहे। देखिए जमीनी हालात, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग जमीन के स्तर पे काम कर रहे हैं, आपको भी मालूम है और दिखाई भी दे रहा है साफ तौर पे, जो लीडरशिप है वो शिफ्ट कर रहे बीजेपी की तरफ। लेकिन कर्मी जो है, ग्रासरूट वर्कर जो है, वो मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर देख लीजिए, बंगाल में साउथ बंगाल में भी देख लीजिए कि वर्कर सब शिफ्ट कर कांग्रेस और लेफ्ट का जोट में। मैं यहाँ पे एहतेशाम भाई भी है, यहाँ पे सोफिया जी भी है। मैं एक चीज खाली आपको याद करा दूं, 1998 में जब तृणमूल सरकार का तृणमूल दल जब गठन हुआ था, वो कौन सा बुनियाद पे गठन हुआ था? एक ईगो का बुनियाद पे गठन हुआ था। कांग्रेस से टूटकर जो है कि ये दल बनी थी। 2011 में जो टीएमसी का सरकार आई थी तो कौन सा बुनियाद पे आई थी? दमी आंदोलन को लेकर, सिंगूर का आंदोलन, नंदीग्राम का आंदोलन को लेकर कि वहां पे जमीन को छीना जा रहा है गरीब लोगों का, तो उसमें जो है कि फैक्ट्री हम नहीं करने देंगे। दो सवाल है मेरा। आज जब ममता बनर्जी का सरकार जो है 2021 में इतना भयानक एक एंटी इनकम्बेंसी लेकर आ रही है, जो हारने का डर है उनको, तो वही सरकार जिस सिंगूर आंदोलन में थी, आज फिर से जाकर वहां पे फूड प्रोसेसिंग का एक यूनिट वहां पे क्यों लगा रही है सिंगूर में? दूसरा सवाल ये है, 2011 से लेकर 2020 तक कितना इंडस्ट्री बंगाल में आज ममता बनर्जी लाई है? 100 करोड़ रुपया खर्चा कर हर साल बंगाल समिट किया गया है। 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का प्रतिश्रुति जिसको बोला जाता है आश्वासन, पूरा बंगाल में फैक्ट्री लगाने के लिए हुआ था। उसमें कितना करोड़ आज फैक्ट्री का विनिवेश हुआ है बंगाल का अंदर में? ये सब सवाल जवाब नहीं है। आज जिस तरह से जनता को बीजेपी का डर दिखाकर एक साथ में पोलराइज करने का पॉलिटिक्स कौन खेल रहा है कि आप लोग हमको वोट नहीं दोगे, हमको अगर नहीं जिताओगे तो बीजेपी आ जाएगा। ये तो बंगला में कहावत है ना कि खाल खोद के कुंभीर लाने वाला बात हो गया। अगर ममता बनर्जी का दल का कोई भी आदर्श होता तो आज जिस तरह से आपको याद होगा, एक संवादित एहतेशाम भाई भी है, इतिहास का पन्ना पलट कर देख लीजिए, जिस 3 नेता को कांग्रेस दल में जब ममता बनर्जी थी, तब उस वक्त जब उनको टिकट नहीं देने के लिए यही आज के मुख्यमंत्री गला में अपना दुपट्टा लगाकर बोले थे, इन 3 नेता सुल्तान अहमद जी, पांजा साहब और एक है क्या नाम है उनका, मैं याद नहीं आ रहा है, इनको अगर टिकट दिया गया तो मैं जो है कि अपने आप को फांसी लगा लूंगा। ये इतिहास है। लेकिन वही ममता बनर्जी पलट के फिर से सुल्तान अहमद को उनका नंबर 1 कैबिनेट बनाया। बहरहाल मरहूम आदमी के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। सर लेकिन सवाल यहाँ पे है, कमरू साहब, आप ममता बनर्जी को बोल रहे हैं, आपने जिस वामपंथी पार्टी के साथ आपने बरसों लड़ाई किया, आज उनके साथ अब गठबंधन में जा रहे हैं, तो सियासत में तो उठापटक होता रहता है, इसको आप नकार नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज जो हमारा सीपीएम दल के साथ में हमारा जोट में जाने का एकमात्र मकसद यही है
देखिए, कांग्रेस दल को जिस तरह से ममता बनर्जी ने तोड़ी है, 2016 में भी निर्वाचन के बाद में 45 एमएलए चुन कर आए, उसमें से करीब 22 एमएलए को वो ले गई अपना दल में। ये तो आपको मालूम है। आज जिस तरह से सीपीएम दल का जो भी लीडरशिप है यहाँ पे और कांग्रेस का लीडरशिप मिलकर यही चीज बंगाल के जनता को देना चाह रहे हैं कि एक किसी तरह से एक ऑल्टरनेटिव हम लोगों का सामने लाए। इसको इस तरह से देखिए, मेरे तो एक चीज मालूम है ना आपको, स्केलेटन। आज हमारा इतना संगठन मजबूत नहीं है क्योंकि हर जगह में ना तो पंचायत का इलेक्शन इन्होंने करने दिया है। किस तरह से एक स्केलेटन सीपीएम का है, एक बॉडी को खड़ा रखने के लिए सीपीएम का स्केलेटन, और उसमें जो मास और जिसमें जो चेहरा है वो है कांग्रेस का। यही चीज स्केलेटन और मास को लेकर हम लोगों के पास जा रहे हैं और उम्मीद है कि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट जो ममता बनर्जी का है वो हमको मिले और आने वाला दिन में हम एक निर्णायक पोजीशन में आएंगे सरकार बनाने के लिए। जी कमरू चौधरी साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा और हम बढ़ेंगे सोफिया खान की तरफ। सोफिया मैम, कमरू चौधरी हैं टीएमसी पर। पहला उन्होंने कहा ममता बनर्जी की सरकार में कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है, यहाँ पे बेरोजगारी और डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ममता सरकार में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो शायद अन्य किसी भी स्टेट में किसी भी पार्टी के दौर में नहीं हुआ है। वो बहुत सारी चीजें हैं, उसको मैं काउंट अभी करवा दूंगी। जैसे कि हमारा कन्याश्री है, स्वास्थ्य साथी है, अभी हम देख रहे हैं कि द्वारे द्वारे सरकार जो है। तो ममता बनर्जी की सरकार, मैं मानती हूँ कि 100% जो वादे होते हैं, जो भी सरकार वादे करती है, वो पूरी तरह से खरे उतरना जो है वो पॉसिबल नहीं होता, जबकि होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि हम ये देखते हैं कि परसेंटेज में किस नेत्री ने या किस नेता ने उसके ऊपर बातों में वो खरे उतरे हैं। तो हम यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो कथनी नहीं बल्कि करनी पर विश्वास करती हैं। तो हम लोगों ने देखा है किस तरह से कलकत्ता जो है वो एकदम सेफेस्ट सिटी जो है वो माना गया है आंकड़ों के हिसाब से। उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरह से कोलकाता में जो है, वेस्ट बंगाल में कई ऐसे स्कीम हैं जो अन्य किसी भी देश किसी भी स्टेट में जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको कहा कि स्वास्थ्य साथी है। तो इंडस्ट्री की भी अगर हम बात करें तो जब वेस्ट बंगाल में टीएमसी जब का जो क्या मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। आ रही है जी, बोलिए आपको आवाज आ रही है। मैं कुछ सुन नहीं पा रही हूँ। आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। मुझे कुछ भी आवाज नहीं आ रही है आपकी। मुझे सोफिया जी आपकी आवाज आ रही है। उनकी आवाज में जो परेशानी हो रही है, टेक्निकली इसको देख लिया जाएगा। मेरी आवाज आपके पास जा रही है क्या? आ रही है आवाज। बिल्कुल आ रही है, बोलिए। बिल्कुल आ रही, बोलिए। ममता सरकार ने सीपीआई के दौर में जो हालत खराब थी हमारे वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पर कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं। अगर हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो आज आप 10 साल पहले की छवि उठाकर देख लीजिए, आप बंगाल का नक्शा देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ की सड़कें हों या कोई भी ऐसा टूरिज्म प्लेस हो, कितना ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो ममता बनर्जी की नेतृत्व में हुआ है। तो हम इसको नकार नहीं सकते कि ममता बनर्जी ने बहुत कुछ ऐसा किया है जो अन्य किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। तो कथनी और करनी में जो यहाँ पर बहुत फर्क है। पर मैम सवाल ये है कि मुझे सुन पा रहे हैं? मोहल्ले मोहल्ले समाधान जो कार्यक्रम है, ये सब एक चुनावी स्टंट है ममता बनर्जी का कि चुनाव आ रहा है तो ये नहीं आ रही है। अशफाक भाई, मैं कुछ सुन नहीं पा रही हूँ, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। एहतशाम साहब से बात की। मैं एहतशामुल हक साहब के पास जाऊंगा। एहतशामुल हक साहब, कमरू चौधरी साहब ने इल्जाम लगाया है कि टीएमसी जो है पोलराइजेशन की राजनीति कर रही है। यहाँ पे भाजपा का डर दिखाकर बंगाल की जनता को जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है, यहाँ की जनता के साथ जो है इमोशनली खेला जा रहा है। आप इस पर देखिए, ये अपोजिशन में हमारे भाई है, बड़े भाई है, इस तरह का ये एलिगेशन लगाएंगे, बट ये क्या है, ये मैं बिल्कुल इसको नहीं मानूंगा। मैं अपने जो हमारे 10 साल, तकरीबन पौने 10 साल होने जा रहा है कार्यकाल, हम बिल्कुल इत्मीनान बख्श है और हम लोग उसी पर पिछले हमने जो कार्यकाल हमारी नेत्री ममता बनर्जी के द्वारा हुआ,
हम लोग तमाम लोग जो द्वारे द्वारे हम लोग अपनी कार्य की मतलब किए हुए लोगों को बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने ये काम जो है लोगों के लिए किया है। इसलिए हमारे कमरुद्दीन भाई तो खैर वो बोलेंगे, और हमारी जिस हिसाब से नेत्री ममता बनर्जी जिस हिसाब से काम की है, देखिए रियासत मगरबी बंगाल में एक नाम है, आज से 34 साल पहले देखिएगा जो वामपंथी का गवर्नमेंट था, 50 से लाखों आदमी जब शहीद हुआ करते थे, आज देखिए मगरबी बंगाल सबसे पहले पीस में गिना जाता है, जो आज से 2011 से पहले इस तरह का नहीं था। तो आपको देखिए दीदी हमारी कितनी कामयाब, उनका 66 योजनाएं प्रकल्पों जो बोलते हैं, 66 से 70 योजनाएं, जो हर एक योजना मतलब बच्चा पैदा होने से जो आदमी देहांत होता है मरने तक के हर एक योजनाएं, मतलब शिक्षा से लेकर के हर चीज के लिए ममता बनर्जी ने एक वाहिद एक नेत्री है रियासत में बंगाल जिन्होंने अपने लोगों के लिए किया है। और कमरुद्दीन चौधरी साहब जो है हमारे भाई है, 2021 के इलेक्शन के लिए हो रहा है एहतसाम साहब, ये 2000 देखिए एक बात बताइए, देखिए बहुत अच्छे बात बोल रहे हैं आप आसफाक भाई, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी कामयाबियों, मैं अपनी जो हमारे कारनामे, जो हम 10 साल हमारी सरकार ममता बनर्जी के रूप में सरकार जो, तो हम अपने लोगों को तक पहुंचाएंगे। इसलिए अभी जो है भारत की जो पोजीशन है भारतीय जनता पार्टी के रूप में, इस तरह से वो मतलब बंगाल में आकर के वो मतलब हम लोग पर इतना हम लोग ये कर रहे हैं कि हम यहाँ सरकार, आज देखिए माफ कीजिएगा हमारे गवर्नर साहब जो है समझ लिए वो अपोजिशन टाइप का रोल कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ हमारी नेत्री को, हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि गवर्नर का ये काम नहीं है। ये काम हमारे कमरुद्दीन भाई जैसे या और भी कोई लीडर का बोल सकते हैं, लेकिन इस तरह का काम नहीं होता। ये बंगाल में हमारे देखिए डेलीगेट कुछ दिल्ली के जो राष्ट्रपति से मिल करके उनके नाम में हम लोग ने ये भी किया है। तो देखिए ये क्या है, ये सिर्फ ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए, ताकि ममता बनर्जी की सरकार यहाँ नहीं रहे, इस तरह का कोशिश। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ अफवाक भाई, और का मैं बोलना चाहता हूँ कि 2021 में हमारी जो सरकार रहेगी ये बरसरे इक़्तिदार आएगी, और अभी साहब बोल रहे हैं 200 प्लस सीट इंशाल्लाह हमारे तृणमूल कांग्रेस लेके आएगी। ये आप देखेंगे, बस कुछ ही दिन का वक्त है, 4 महीना का वक्त है, देखेंगे आप। ये हमारे हर लोग के दिलों में ममता बनर्जी का ये समझिए प्यार है, हर यहाँ के लोगों ममता बनर्जी से प्यार करती है। ठीक है, आपका ये कहना है कि यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट का काम हुआ है, बहुत सारी योजनाएं बच्चों जन्म से लेकर मृत्यु तक यहाँ पे बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन आखिर ऐसा क्या वजह है कि आप अपने नेताओं को अपनी पार्टी में संभाल कर नहीं रख पाते? आखिर क्या ऐसा वजह है, क्यों आपके नेता दूसरी पार्टी में जाना? देखिए जमशेद भाई, मैंने आपको कहा कि कुछ पुरानी मामलात, कुछ जो है लोगों का हर एक थोड़ा बहुत जो है ऐब है, तो वो चाह रहे हैं कि अब हमारी ये उम्र में समझ लिए कहीं आप जेल वगैरह नहीं जाए या इस तरह का। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो क्या हर चीज को वो अपने अंडर ले करके, वो समझ लिए जितनी भी चीज है वो ईडी का जो है वो दिखाते हैं, वो डर दिखला करके, खौफ दिखला करके, ताकि हमारी सरकार आ जाएगी। कमरू भाई से मेरा एक सवाल करूंगा, मैं आपको माफी चाहता हूँ। कमरू भाई, बीजेपी रोज हमला करती है पीसी भाईपो पर, आप लोग का इस पर क्या कहना है? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए एक बहुत अच्छा सवाल अशफाक भाई आपने पूछा है। इत्तेशाम भाई को भी मालूम है, या आपके दर्शक सबको मालूम है कि तृणमूल दल का गठन हुआ था ईगो में। कांग्रेस से जो मतभेद था उनका, वो ईगो का मतभेद था। आज के डेट में ममता बनर्जी एज ए चीफ मिनिस्टर, वो अब उम्र होते जा रहा है। तृणमूल दल का कोई आदर्श, कोई आइडियोलॉजी बोलकर कोई चीज हमारा सामने में आज तक देखने को नहीं मिला। अब उनका उत्तराधिकारी का हिसाब से आज अभिषेक बनर्जी जी को ये लाना चाह रही है कि इनको उत्तराधिकारी बनाए। दल जो है इन्होंने मालिक बना दिया हर जगह ममता बनर्जी ने, जैसा अधिकारी परिवार, चाहे कोई म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे कोई चेयरमैन का हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें अधिकारी परिवार का कोई ना कोई रहेगा। मिर्जापुर में भी उस तरह से बनाया हुआ है। ऊपर में मुर्शिदाबाद में जाकर यही अधिकारी को भेजे थे कि वहां पे जाकर आदित्य रंजन चौधरी का कुछ एमएलए को खरीदो, कुछ वर्कर्स को ले आओ अपने पास में। जब देखा कि ये तो अभिषेक बनर्जी से भी ज्यादा हो गया,
ज्यादा और ताकतवर हो रहा है। तो इनको जो है कि आप डाउन किस तरह से किया जाए, इन्होंने अब लैपटॉप बाबा को ले आए मैदान में, मिस्टर पीके कितना करोड़ का सौदा था उनका ये नहीं मालूम है मेरे को, लेकिन पीके जब पूरा बंगाल में अपना जो राजनीति कर रहे थे, तृणमूल के वर्कर या लीडर, इनका ऊपर जब अपना पावर जताने लगा, अपना तौर तरीका उनके ऊपर देने लगा, तो ये लीडरशिप जो है कि सोचने लगा कि भाई अब तो हमारा ईगो जो आज जिस वजह से दल बना है, हमारा ईगो को ठेस पहुंचा रहा है, यानी कि पीके यानी कि अभिषेक बनर्जी। आप पीके पे बार बार अभी हमला कर रहे हैं। 2017 में पीके, राहुल गांधी ने पीके को हायर किया था यूपी इलेक्शन के लिए। यूपी में आप लोग बुरी तरह हारे थे। पीके यहाँ पे देखिए, उस समय एग्रीमेंट जो है उसको अशफाक भैया पढ़ लीजिए। नहीं, टर्म्स ऑफ कंडीशन को पढ़ लीजिए। पीके का जो हायर जो किया था उत्तर प्रदेश में, उसका टर्म्स एंड कंडीशन था सिर्फ मार्केटिंग, ना कि अपना ग्रास रूट लेवल में कौन कौन सा कपड़ा पहन के तृणमूल का मीटिंग में जाएगा, किस रंग का बैक स्टेज होगा, कैसा बैनर बनेगा, कितना चेयर बैठेगा, कौन लीडर पहले बोलेगा, कौन लीडर बाद में बोलेगा, इतना दूर तक पीके गाइड कर रही है टीएमसी को। क्या ऐसा कोई एग्रीमेंट हमारे पास है? ये बात कमरू साहब ने अभी जो आरोप लगाया कि आपकी पार्टी में कौन क्या कपड़ा पहनेगा, कौन पहले स्पीच देगा, बैनर कैसा होगा, झंडा कैसा होगा, स्टेज कैसा होगा, ये क्या पीके साहब डिसाइड? देखिए, ये सब बेबुनियाद बात है। आप हर चीज से अवगत है। आपको मतलब आज नए नहीं है, आप बहुत पुराने जमाने से, आपने 15-20 साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। अभी यूट्यूब चैनल द्वारा आप समझ लिया अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। ये सब कमरुद्दीन भाई, ये सब एलिगेशन लगाने वाली बात है। इनको तो कुछ मुद्दा है मैं नहीं। ताकि पीके का बात आज देखिए, आज पीके आदमी कोई भी प्रोग्राम, आपने कितना अच्छा कहा कि 2017 में सबसे पहले हमारी सरकार से पहले इनका राहुल गांधी ने एग्रीमेंट कराया था। तो ये तो पहले अपनी ग्रामांग को झाके तब किसी दूसरे पर उंगली उठाए ना। सबसे बड़ी बात है, उस रास्ते में ट्रैक पर पहले आप चले हैं। अरे मैं किस हिसाब से, मेरा क्या मतलब सिस्टम है, मैं अपने सिस्टम में मैं चलूंगा। मैं लोगों के सामने मैं क्यों इसका इजहार करूंगा? पीके जो एक ऐसा है कि हम लोगों को हिसाब से सिस्टम से ला करके, सिस्टम से ला, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर। कांग्रेस की बोल रहा था, आप ध्यान करके आप मेरी बात सुनिए। तो हमारे कहने का मतलब है कि देखिए, मतलब इलेक्शन का पीरियड आता है तो हम पीके को लेकर आए या और किसी से लेकर के सलाह करें, ये देखिए हमारा, ये समझ लीजिए अपना आंतरिक मामला है। ये हर कोई चाहता है कि हमारे कमी के अंदर में कुछ तरह सा कमी हो तो उसको सुधार किया जाए। तो ये कोई बात नहीं है। इसके पहले आज देखिए नीतीश कुमार जी उनको लेकर के आए थे बिहार में। तो आज 2014 में समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी को पहली बार जो वो सरकार में आए तो वो पीके के बदौलत में आए। लीडरशिप, ठीक है ना? मैं नहीं, लीडरशिप पर क्यों नहीं भरोसा है? बात है लीडरशिप पर बिल्कुल भरोसा है। मेरा एक ही लीडर है, ममता बनर्जी है, जो पीछे डिसाइड करके दे रहे। आप ये सर्वे का गलत था सर्वे, जिसने की पीके डिसाइड करना कौन कैंडिडेट होगा। देखिए ये कमरू भाई, ये क्या है, सलाह मशवरा। मशवरे में कहा जाता है कि जहां 5 आदमी बैठते हैं, जब मशवरा होती है तो उसमें बरकत होती है। तो ये अच्छी बात है कि मैं 4 लोगों को मिल करके मैं अपना डिस्कस कर करके मैं कौन हमारे कैंडिडेट में कमी है, खामियां है, उसको मद्देनजर रखते हुए, इसलिए कि आंख खोल करके अभी हमारी जो है अभी बाजार में समझ लिए कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में इस तरह का कंपटीटर जो हमारे सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों को इसका समीक्षा हर हिसाब से डिस्कशन कर करके, ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? मैं किसी से भी लेकर के मैं उनसे सलाह मशवरा कर सकता हूँ। मैं सोफिया जी से सवाल करूंगा, 2021 का चुनाव में पीके टीएमसी का चेहरा होंगे या फिर ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी के कंपैरिजन में तो मैं किसी को भी नहीं सामने में रखती हूँ, या कोई भी उनके टक्कर का नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी एक औरत होकर भी उन्होंने एक मिसाल कायम किया है कि किस तरह से वो फर्म रही और एक
किस तरह से उन्होंने बंगाल के छवि को बिल्कुल भी बदल दिया है। आज 10 साल पहले जो बंगाल की जो छवि थी, आज 10 साल पहले जो बंगाल में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था, बंगाल में बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, या कोई भी स्कीम जो है बंगाल में लागू नहीं हुआ था, सिर्फ कथनी की बात थी। लेकिन तो बंगाल में अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो उनके कंपैरिजन में हम किसी को भी नहीं सामने पाते हैं। और जहां तक इन्होंने कांग्रेस, कमरू भाई से मैं कहूंगी कि कांग्रेस की अगर हम छवि की बात करें तो कांग्रेस सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक ऑपोजिशन के रूप में वो जितना ज्यादा फेलियर हुआ है कांग्रेस, उसके फेलियर के हिसाब से आज जनता जो है भुगत रही है। आज कोई देश में स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं है। कांग्रेस ने अपना जो लोगों का जो होप था, जो उम्मीदें थी कांग्रेस से, वो बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा है कांग्रेस। तो हम सिर्फ बंगाल की बात नहीं करते हैं, हम पूरे अगर हिंदुस्तान की बात करें तो कांग्रेस ने कई जगह पर जो है लोगों को, जनता को डिसअपॉइंट किया है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। कमरू साहब, क्या बात है, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं उभर पा रही है? तो टीएमसी को छोड़कर कोई चेहरा, देखिए सोफिया जी का मैं सम्मान करता हूँ। उनका जो आज जो बोल रही है उसका भी बात का सम्मान करता हूँ मैं। लेकिन उनको याद दिला दूं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको अपने आप को ऑल इंडिया पार्टी बोलती है, किसी जमाने में उनका नेत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख रही है। आज % में रह गई है वोट शेयर ऑल ओवर इंडिया। लेकिन आज भी कांग्रेस 19 स्टेट में 1 नंबर विरोधी दल का हिसाब से काम कर रही है। और चाहे फार्मर्स एजुकेशन हो, चाहे सिटीजनशिप बिल का हो, चाहे कोई भी एजुकेशन हो, जिसमें कि लीड कर रही है आज भी कांग्रेस पार्टी। उदाहरण का तौर पे मैं बताता हूँ, सोफिया जी है और एताशन भाई यहाँ पे है। जिस टाइम में सिटीजनशिप बिल पास हो रहा था पार्लियामेंट में, वहां पे इनका 8 राज्यसभा का सांसद मौजूद ही नहीं थे पार्लियामेंट में। जिस टाइम में ट्रिपल तलाक बिल पास हो रहा था, ये वॉकआउट किए थे। जिस टाइम में यूएपीए बिल हो रहा था, इनका 4 MP एब्सेंट थे वहां पे। आज कहीं पे भी ले लीजिए, जिसका वजह से आज पूरा कौम को, बोलिए पूरा भारतवर्ष को आज भुगतना पड़ रहा है ये टीएमसी का वजह से। अगर बीजेपी को बंगाल में नहीं लाता तो आज रोना भी नहीं होता। 2 बार 3 बार ये मंत्रिसभा में बीजेपी के साथ में हाथ मिलाकर अपना मंत्री बना, और आज जो है अंगूर खट्टा हो गया। जब बीजेपी प्रमुख दल का हिसाब से यहाँ पे अपने आप को स्थापित कर लिया, जब 2019 में किसी एक रिलीजियस स्लोगन धोनी के लिए, जब जय श्री राम, जब धोनी इन लोगों ने पलटा मारा इनको, तो गाड़ी खोलकर इनको गाली देने का क्या जरूरत था? जिसका वजह से आज 19 सीट इन लोग जो है, 18 सीट जो है कि बंगाल में आकर शामिल हो गए। इसका जवाब कौन देगा बंगाल का जनता को? जो सेक्युलर जनता है यहाँ पे, इनको तो कम्युनलाइज कर रहे यही लोग, आप दिखा रहे हैं बीजेपी का, लेकिन बीजेपी को लाने वाले भी यही लोग हैं। देखिए, इसका जवाब नहीं मिलेगा मेरे को। मैं आपको नेशनल लेवल में दे सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी आजादी के टाइम से जो पार्टी है, अगर कांग्रेस आज इसकी छवि अगर अच्छी रहती तो शायद बीजेपी का इतना ज्यादा बोलबाला नहीं हो पाता। बीजेपी आज भले गोदी मीडिया को खरीद कर या किसी भी कारण से बीजेपी आज हमारे देश में जो है वो बहुमत के साथ आया है, तो इसकी कहीं ना कहीं कमजोरी जो है वो कांग्रेस के ऊपर है। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी थी, अपनी छवि को कांग्रेस जो है वो संभाल नहीं पाई, इस बात को आपको मान लेना चाहिए। और जहां तक हम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी ने कंपैरेटिवली, मैं कंपैरिजन की बात करूंगी, कंपैरेटिवली ममता बनर्जी ने काफी हद तक जो है ये दिखा दिया है कि वो हर मामले में सक्षम है। भले वो किसी भी तरह के स्कीम को लेकर हो, या कलकत्ता इज द सेफेस्ट स्टेट है, ये आप मान सकते हैं ना, कलकत्ता जो है सेफेस्ट में माना गया है आंकड़ों के हिसाब से। तो ये सारी चीजें जो ये दर्शाती हैं कि ममता बनर्जी सिर्फ कथनी नहीं बल्कि करनी में विश्वास करती हैं। और सोफिया जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा सोफिया जी अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो नेशनल लेवल में कमजोर हुई है, लेकिन रीजनल जितनी पार्टी है एक्सेप्ट टीएमसी, हर स्टेट में रीजनल पार्टी कमजोर हुई है। आप यूपी में देखिए, सपा बसपा का हालत देख लीजिए, क्या हालत है। आज बिहार में जदयू 45 सीट पे आ गई है। बीजेपी इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अलावा दूसरी जो रीजनल पार्टी है, जो रियासत में, मैं मानती हूँ, मेरा सिर्फ ये कहना है
कि कांग्रेस जितनी ज्यादा पुरानी पार्टी थी, लोगों ने जितना ज्यादा विश्वास दिलाया था आजादी के बाद, अगर कांग्रेस अपने उस विश्वास इस पे अगर उतरती, आज भी खरी उतरती, तो शायद बीजेपी का इतना ज्यादा हैंड मजबूत नहीं होता। और हैंड जब बीजेपी का मजबूत नहीं होता तो वो पूरी तरह से बहुमत में जो है सरकार पे आज सत्ते पर नहीं बैठी होती और हम जैसे आम जनता को आज सफर नहीं करना पड़ता। यही अफसोस का बात है अशफाक भाई, जो सोफिया जी बोल रही है अभी, ये अफसोस की बात है। ये जो पट्टी बांधा हुआ इनका आंखों में कि भाई बीजेपी का डर को इतना बड़ा चढ़ाकर मत कीजिए। आप 2018 में जो पंचायत निर्वाचन हुआ था बंगाल में, उसमें हमारा प्रतिद्वंदी को आप तो नॉमिनेशन तक फाइल करने नहीं दिया। आपने बोला उस वक्त कि हमको विरोधी शिन्नो पंचायत चाहिए, जहां पे 60% का ऊपर जो है बिना नॉमिनेशन का इलेक्शन जीत गई टीएमसी दल। उस जगह में बीजेपी 1900 पंचायत में अपना मेंबर खड़ा कर पाई। 1900 बीजेपी को जगह दे रहे हो आप ही। सीपीएम और कांग्रेस का कैंडिडेट को नॉमिनेशन तक फाइल करने नहीं दे रहे हो आप। मेरा दूसरा पॉइंट है सोफिया जी से, आज जब आप बोले कि इतना दिन से टीएमसी बंगाल में बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है, हम मानकर चला कि हॉस्पिटल में रंग किया, ब्रिज का जो है कि उसका पहिया दोनों साइड वाला जो है कलबर्ट को पेंट किया, ये डेवलपमेंट हम मान के चल रहे हैं आपका। लेकिन हमारा 2 पॉइंट यहाँ पे है, जब कांग्रेस पावर में थी, माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में राउंड अबाउट 9.5% थी, वो आज उतरकर 1.5% क्यों हो गई है? दूसरा नंबर सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आज जितना भी इदारा है हमारा, मान के चलिए फॉर एग्जांपल वक्फ बोर्ड में आज आपका चेयरमैन गनी साहब है, उसमें 13 मेंबर है। 13 मेंबर क्यों एमएलए और एमपी सिर्फ तृणमूल बोर्ड का ही होंगे? उसमें क्यों ना हमारा आम जनता जो कम्युनिटी के बिलोंग करते उनका नुमाइंदे क्यों नहीं है वहां पे? आज आपने इमाम बता दिया है, आपने किसका पैसा से दे रहे हो? जो हाजी मोहसिन साहब का जो एक खजाना इसमें था, उसमें से आप इंटरेस्ट निकाल कर दे रहे हो इमाम को, मुअज्जिन को। इस बात को क्या आप लोगों के सामने प्लेस किए हो? कितना करोड़ रुपया फंड है, कितना प्रॉपर्टी वक्फ का है, आज तक आपने डिक्लेयर नहीं किए हो। या एग्रीकल्चर सेक्टर में चले जाइए या बेरोजगारी का सेक्टर में चले जाइए, जहां पे मनरेगा में आप लोग बहुत प्राउडली बोलती हो कि मनरेगा में बंगाल नंबर 1 है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि शर्म की बात है, ये गर्व का बात है, नौकरी नहीं मिल रहा है, लोगों को जाकर जॉब कार्ड का सहारा लेना पड़ रहा है ताकि 100 दिन का काम मिल जाए, किसी तरह से गुजारा कर पाए। ये शर्म की बात है हम लोग के लिए। अगर मान के चलिए 50,000 करोड़ का फंड सैंक्शन हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट से परिযায়ী श्रमिक के लिए, ममता बनर्जी अपना लिस्ट नहीं भेज पाई, 1 रुपया बंगाल में नहीं घुस पाया। आपने जो अभी मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, एहतशाम भाई से सवाल करूंगा। टीएमसी माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी है, आपकी जो नेत्री है उनकी ईगो के खातिर पश्चिम बंगाल के लोगों को सफर करना पड़ रहा। आयुष्मान भारत जो केंद्र सरकार का योजना है वो नहीं हो पा रहा। किसानों को जो लाभ है, मोदी जी ने कहा है, आरोप लगाया है, वो भी आपकी सरकार लाभ नहीं दे रही। क्यों आपकी नेत्री की ईगो के खातिर, जिद के खातिर पश्चिम बंगाल के लोगों को, आम लोगों को सफर करना पड़ रहा? आपका क्या जवाब है? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात, कमरुद्दीन भाई जो कहे हैं कि 65 साल की हमारी नेत्री हो गई है और उनका समझ लीजिए कि काम नहीं कर रहा, सबसे पहले मैं उनको वो जवाब दूंगा। और दूसरा मैं उन्होंने कहे, आज आपके जितने भी सीनियर लीडर है, आज हमारी श्रीमती सोनिया गांधी, हम समझते हैं कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी से शायद हो सकती है कि बड़ी है, नंबर 1। और आपके जितने भी मतलब सीनियर लीडर है सब 70+ है। इसलिए सबसे पहले तो ये बात इनको, कमरुद्दीन भाई को नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल लाइन में जितने तजुर्बात होंगे, जितने उम्र होंगे, उनके तजुर्बात होते हैं। ये तो पहले इन्होंने सबसे पहले गलत कहे। आज हमारी ममता बनर्जी जो पैदल चलती है 9-9 किलोमीटर, 7-7 एनआरसी का आपने अखबार में देखा होगा, 9-9 किलोमीटर उन्होंने पद यात्रा किया। आज कोई भी टीएमसी कांग्रेस का कोई भी एक नेता को सामने लाके खड़ा कर दिए क्या? मैं इस तरह के, मैं सम्मानीय सोनिया गांधी जी को मैं इस तरह का नहीं बोलूंगा, इसलिए कि हमारे अंदर में वो चीज नहीं है
जो मैं उनको बोलूंगा आज वो क्या 10 किलोमीटर पैदल चल सकती है हमारी नेत्री के बराबर? मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन इस तरह का आप कमरू भाई जो बोले हैं कि ये है, तो हमारी नेत्री के अंदर में जितना स्टेमिना है, जितना वो काम करती है, आज इतना बड़ा वर्ल्ड महामारी जो आया, पैंडेमिक आया, आज वो देखिए हालात बंगाल के ऑन कैमरा न्यूज टैग के हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, उन्होंने डेली सड़कों पर उतर करके लोगों को मैसेज दिया और लोगों को कोई भी चीज राशन से लेकर के हर चीज का उपलब्ध करा रहे थे। तो देखिए सत्ता जो चलाते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां रहती है, बखूबी ममता बनर्जी जो है ये निभाना जानती है। और दूसरी बात, आपके राहुल गांधी, आज आपका 137वां फाउंडेशन डे हुआ कांग्रेस का, आपके युवा समझ लिए राहुल गांधी एब्सेंट है, ये कितने दुख की बात है, ये कितना बड़ा मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान में कि कांग्रेस पार्टी का युवा नेता राहुल गांधी वो एब्सेंट है, उनको मौजूद रहना चाहिए था। तो आप इस तरह के देखिए, अपने अंदर देखिए, उसके बाद जो है दूसरी तरफ आप बोलना चाहेंगे। और अशफाक भाई आपने कहा सरकारी जो बात कहे, तो एक सेकंड मैं आपके बात में बोल रहा हूँ भाई, मेरी बात सुन लीजिए पहले भाई, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप बोल रहे तो मैं नहीं बोल रहा था, 2 मिनट मेरे लिए भी 1 मिनट टाइम दीजिए। अब अशफाक भाई आपने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं, तो उसके लिए हमारी सरकार जो है यहाँ योजनाएं किसानों के लिए की है अशफाक भाई, जिससे हमारे यहाँ किसान बिल्कुल इत्मीनान है। इसलिए मैं साफ लफ्जों में बोलना चाहता हूं, केंद्र की जो है, केंद्र दूसरे हिसाब से चाहते हैं कि मैं ठीक करूं, इसलिए कि हमारे नेत्री अपने हिसाब से काम करके हमारे किसानों को, हमारे गरीब को, हमारे जो भी स्टूडेंट है, हमारे विद्यार्थी हैं, सभी के लिए वो काम। मैं आपको तो योजनाएं का ये आपको कैलकुलेटर से जोड़ना होगा, 1 2 3 into 5 करके जोड़ना होगा। इतनी प्रकल्पों, इतनी योजनाएं की है कि कैलकुलेटर से जो जोड़ना होगा। आज से पहले कभी भी कोई भी सरकार, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं टीएमसी हूं, ये वाकई में काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि कलकत्ता को लंदन करेंगे, तो उन्होंने साबित कर दिया। आप एयरपोर्ट से उतरेंगे तो लंदन जैसा आपको लगेगा, लंदन नहीं लेकिन कलकत्ता नए रूप में दीदी ने पेश किया है यहाँ के लोगों को, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूंगी, ममता जी, बोर्ड, इमाम भत्ता, मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी। और उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड का क्या प्रॉपर्टी है, उसको क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? सोफिया जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए सोफिया जी आप बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एहतशाम भाई के बातों में एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि जिस वक्त कोरोना काल में सारे लोग, सारे जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, वो लोग अपने एसी रूम से जब लाइव आते थे, उसी दौरान ममता बनर्जी, श्री ममता बनर्जी रस्तों पर थी। रस्तों पर जिस वक्त कोरोना बिल्कुल हम जवानों को भी डरा रहा था कि हम बिल्कुल बाहर ना जाएं, उस वक्त वो 65 साल की महिला, वही 65 साल की महिला रस्तों पर थी, लोगों के साथ थी, लोगों के बीच में थी। इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता कि आज वो नेत्री अपने जान का डर ना करके आज हम आम जनता के बीच में थी, उसी हवाई चप्पल में थी। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल हम कुछ भी नहीं दे सकते ममता बनर्जी के समर्थन में। और दूसरी बात है, मैंने एक और पॉइंट आपको शायद मैं याद दिला दूं, अभी ममता बनर्जी हर हायर सेकेंडरी स्टूडेंट को 10,000 रुपए दे रही हैं ताकि उन बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस चालू हो सके। तो इससे बड़ा डेवलपमेंट क्या हो सकता है, जहां पर बच्चों के पढ़ाई को लेकर, बच्चियों और बच्चों के पढ़ाई को लेकर इतना ज्यादा सीरियसनेस जो है, मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार ने आज तक दिखाया है। जमीनी लेवल पर मैं इसकी सबसे ज्यादा इसका बहुत बड़ा सबूत है कि ये ममता बनर्जी का डेवलपमेंट ही है, जो इस तरह से वो बच्चों के बारे में सोच ही नहीं रही है बल्कि वो कर रही हैं। ठीक है एहतिशामुल हक साहब, जो मेरा जो सवाल था और कमरू चौधरी साहब ने जो इल्जाम लगाए कि वक्फ बोर्ड और इमाम भत्ता को लेकर, और उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उन्हें क्यों नहीं डिक्लेयर किया जाता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए वक्फ बोर्ड की जो है वो वक्त के, देखिए हम बोलना चाहते हैं वो समय पे ठीक पता चल जाएगा लोगों को। ये जो बोल रहे हैं कि वक्फ मतलब कि क्या प्रॉपर्टी है, क्या जगह है, तो ये देखिए हम लोगों का सब कुछ उसका चल रहा है। ये समझ लिए बहुत जल्दी लोगों के सामने में ये पेश किया जाएगा, लोगों को अवगत कराया जा रहा है, लोगों को मालूम होगा। हमारी उसमें जो है काम जो है हो रही है।
देखिए किसी भी चीज में ये नहीं है, कोई भी चीज में वक्त लगता है, ठीक है ना। तो ये पुरानी जितनी भी संपत्ति है तो हमने उसे तो कलेक्ट कर करके उसको पूरा उसका फ्रीसेट बना करके ये लोगों के सामने में किया जाएगा, ना कि हम कमरुद्दीन भाई बोले और हम बोल दे। अगर आप भत्ता का बात जो दिया जा रहा है आज उसी हमारे जितने भी आलिम दीन है उनको दिया जा रहा है। आज हमारी सरकार देखिए, आज जो हमारे अदर कम्युनिटी जो है जिसको बोलते हैं जो हिंदू धर्म के गुरु है उनके लिए भी हमारी नेत्री काम कर रही है। अब कुछ दिन के बाद देखिए आने वाले दिन में अदर कम्युनिटी के लिए भी समझ लीजिए हमारी सरकार जो है वो देने के लिए मतलब महाना उनको एक रकम देने के लिए तैयार है हर धर्म के लोगों को। अभी आप देखिए कि राजेरहाट में आपको पता है कि नहीं, मैं अशफाक भाई मैं आपको अवगत कराता हूँ, मालूम करते बोलना चाहता हूँ कि अभी कुछ जमीनें जो है सिख कम्युनिटी के लिए वहां मंदिर के लिए ये दिया गया है। ये हमारे बच्चन सिंह सर साहब जो सिख के यहाँ है बंगो भूषण अवार्ड, उन्होंने कहा साहब ममता बनर्जी ने हाथ पर मतलब लोगों को कहा एक वहां जमीन दिया गया। तो ये देखिए ये एक सेकुलर लेडी है और कहने का मतलब है कि हाँ वो चाहती है कि सभी को लेकर के, ये नहीं कि मुसलमान को लेकर के, सभी को लोगों को लेकर चल रही है। अब इंसान है कहीं पर तो थोड़ा बहुत 19-20 तो हो सकता है, इसलिए कि मेरा 5 उंगली है, 5 उंगली बराबर नहीं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो ये अलग सी बात है। लेकिन हम बोलना चाहते हैं कि ममता बनर्जी का जो कारनामे है, जो उनकी काम है, ये समझ लिए कि मैंने काबिल 27 की बात है कि इससे कोई भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज एक लेडीज होकर के आज समझ लिए कि जिस हिसाब से काम करती हैं ये बहुत बड़ा कदम है। जो अगर आपको राज्यों में कोई भी, जैसा कि अभी हमारी बहन सूफिया ने कहा कि मैंने कभी भी नहीं देखा हर एक मंत्री, आज मैं आपको हालात बंगाल का ऑन कैमरा में बोलना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान का एक भी कोई चीफ मिनिस्टर अगर ये इतना बड़ा पेंडेमिक में अगर सामने आया हो तो आप बोलिए वो वाहिद ममता बनर्जी है जो डेली समझ लिए सड़कों पर आकर के लोगों के बीच में आकर के वो काम कर रही। नॉट सिंगल एक चीफ मिनिस्टर, कोई बड़ा लीडर। आज बिहार का जो चीफ मिनिस्टर जेडीयू के जो हमारे नीतीश जी अरसठ दिन वो अपने जो आवास है मुख्यमंत्री आवास में वो बंद थे, बल्कि उनके विपक्ष के नेता समझ लिए कि लालू प्रसाद के साहबजादे ने बल्कि एलिगेशन लगाया। तो ये देखिए मैं अगर हमारे भारत सरकार में अगर किसी भी नेता या नेत्री को अगर इसका सम्मान अगर मिलने का अगर होगा तो वो हमारे रियासत मगरी बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी होगा, जिन्होंने जिस हिसाब से काम किया है। आज देखिए हमारी ममता बनर्जी को बाहर से विदा किया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। और मैं चाहूंगा कि नए साल का मौका है जी कमरू साहब। मैं 2 पॉइंट खाली जस्ट बोलना चाह रहा हूँ। कासिम भाई जो बोले हैं यहाँ पे, देखिए हम सब जानते हैं भारतवर्ष में इस वक्त एक कौम का जन्म हुआ है जिसको हम बोलते हैं भक्त, जो किसी का बात ना सुनता है ना कुछ समझ पाता है, वो सिर्फ मोदी 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 करते रहता है। आज उसी तरह से मेरा बहुत अजीज दोस्त मेरा एहतासिम भाई और मेरी छोटी बहन सूफिया जी, इनको भी मैं ये बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन इनका जो बातें हैं वो उस कैटेगरी में जा रहा है। क्यों? मैंने कुछ मुद्दे उठाए आपके चैनल में, मैं एक सेकंड के लिए मैं कुछ मुद्दा उठाया आपको। इस मुद्दा में आपके दर्शक से पूछिए कि कोई सवाल का मेरा जवाब क्या उन्होंने दिया। दोनों आदमी ने अभी तक नहीं दे पाए और आने वाले दिन में भी नहीं दे पाएंगे। ऐसा एक काम ये हमको गिना दे जो किसी कौम के लिए उन्होंने किए होंगे, सिर्फ दिखावा छोड़कर कुछ नहीं। आज इसके पहले 34 साल जो है हमारे कमरुद्दीन भाई जो कहे हैं, इससे पहले 34 साल यहाँ सीपीएम की सरकार थी, क्या कभी इमाम साहब को कभी भत्ता मिला करता था? मैं एक सवाल का मैं आपको जवाब दिया हूं, आप इसका बताइए। इसके पहले कांग्रेस की 70 से पहले सरकार थी, क्या आपने कभी ऐसा मुसलमानों के लिए काम किया? कोई हमारे इमाम साहब मुअज्जिन के लिए क्या आपकी सरकार आपने काम किया? वो हमारी सरकार, सर सुनिए, ये हमारी सरकार। आपने कहा कि हमें जवाब नहीं मिला, तो मैं आपको एक बात का सिर्फ मिसाल पेश कर रहा हूं कि इसके पहले 34 साल से पहले आपकी सरकार थी यहाँ, क्या आपकी सरकार में कभी हमारे मुअज्जिन
हमारे इमाम साहब को आपने क्या 100-200 महाना दिया? वो वाहिद नेत्री ममता बनर्जी चाहे वो कहीं से दे, कलेक्ट कर करके दे, जिस जगह से दे, बट उन्होंने हमारे जितने इमाम साहब है, हमारे मौजिन है, आज उनको वो भत्ता के तौर पर महाना पैसा रकम दे रही है। इसके पहले आपकी सरकार नहीं दे पाई। देखिए कमरू भाई, इस तरह का आप जो है एलिगेशन नहीं लगाइए तो अच्छा है। देखिए काम कर कीजिए, काम कीजिए, काम कीजिए, काम करने बोल रहे हैं, एलिगेशन नहीं लगाइए, काम कीजिए। हमारी नेत्री काम करती है। मैं एक टू खाली काउंटर बोलकर मैं सोफिया जी को दे रहा हूँ, आप बात कीजिएगा। सोफिया जी प्लीज, आई एम वेरी सॉरी, मेरे को खाली 1 मिनट का समय दीजिए। एहतासम भाई, दीन में भरोसा यहाँ पे 5 आदमी जो है करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये नाजिल हुआ था 1500 साल से, और 1500 साल से कौन सा इमाम को भाता मिला, कौन सा मुअज्जिन को भाता मिला? ना कि ये भूखे नंगे मर गए थे, ना आपका 9 साल में सरकार आई तो इनको जो है कि कपड़ा पहनने को मौका मिला। ये बात जो है कौम को बोलकर गुमराह मत कीजिए। एहतासम भाई, आई एम वेरी सॉरी, हमको इस तरीका से बोलना पड़ा। आप बताइए, आज जो टीपू सुल्तान मस्जिद का पहला इमाम जो हट गए अभी, उनको वक्फ बोर्ड से 50,000 रुपया किसका इजाजत से दिया जा रहा है महीना? इसका सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। आप जानते हैं ये पैसा हम सब का है, जितना सोफिया जी का हक है वक्फ का पैसा पे, एहतासम भाई, जमशेद जी या तो फिर अशफाक भाई, सबका हक है। किसको पूछकर ये पैसा दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है वक्फ बोर्ड का? अगर इसका उदाहरण देके, ये तो वक्फ बोर्ड हमारा पैसा है, हमारा कौम का पैसा है, कौम का अपलिफ्टमेंट के लिए पैसा है, तो फिर पुरोहित भाता कहां से जा रहा है? पुरोहित भाता सिर्फ सरकारी खजाना से जाएगा, क्योंकि देना मजबूरी था ममता बनर्जी को, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है, क्योंकि वो खुद बोलती है जो गाय दूध देती है उसका लात भी हम बर्दाश्त करेंगे। तो गाय कौन है? ये तो हमारा कौम को वो बोल रही है गाय। तो इस बात को समझिए आप लोग, आंखें खोलिए। पट्टी जो बंधा हुआ है आपका आंख में, जो वक्त बन चुके हैं आप लोग, उससे हटकर अपना बुद्धि सोच को जगाइए और सवाल पूछिए अपना ही सरकार से। जी ठीक है एहतिशाम भाई। देखिए सबसे पहले हमारे कमरुद्दीन भाई ने कहा कि इसके पहले हमारे जितने भी इमाम 1400 साल 1500 साल, आज देखिए 1400 साल 1500 साल पहले ये डिबेट जो है, ये हमारा कोई धार्मिक डिबेट नहीं है। मैं इस पर तबसरा नहीं करना चाहता हूं। मैं जो डिबेट है ये पॉलिटिकल डिबेट है। इस पे एक बात आई सामने में कि हमारे जो मौलवी साहब को, इमाम को जो भत्ता मिल रहा है उस पर बात हुई, 1500 साल की बात नहीं। इसके पहले मैंने आपसे अभी कहा, 1-2 मिनट पहले कहा कि इसके पहले जो 34 साल सरकार थी उसने क्या कभी हमारे इमाम साहब को, मौजिन को कभी कहीं से भी उन्होंने दिया? आज उसके पहले आपकी सरकार थी, क्या कभी लोगों को दिया? आज हमारी सरकार, हमारी नेत्री ममता बनर्जी कम से कम ये समझ करके आज पिछले 3 से 4 साल से 5 साल से आज हमारे इमाम साहब लोग को दे रहे थे। ये तो आपको अच्छी बात है, आपको तो खुशी होना चाहिए एक माइनॉरिटी होने के नाते, एक मुस्लिम नेता होने के नाते, कि हमारे इमाम साहब लोगों को कुछ न कुछ रकम ये प्रोवाइड कर रही है। ये बात नहीं है कि कोई भूखा कोई नंगा, ये बात नहीं बोलना चाहिए आपको। ये देखिए आदमी, हर एक आदमी अपने अपने जगह में घर में खुश है, इसलिए कि सरकार के तरफ से कुछ रकम दिया जा रहा है, ये तो अच्छी बात है। इनको तो आपको कांग्रेचुलेशन, हमारी नेत्री को धन्यवाद देना चाहिए आपको कि ये अच्छा हमारे मुसलमान कम्युनिटी के लोगों को, धार्मिक गुरु को कुछ पैसा प्रोवाइड हो रहा है। ये तो आपको खुशी का इजहार करना चाहिए, ना कि इसमें आपको सेलिब्रेशन लगाना चाहिए। कमल भाई के बात का मैं जवाब देना चाहती हूँ। पहले तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को भक्त से कंपेयर किया, तो उसके लिए मैं क्या कहूँ। दूसरी बात है कि यहाँ लेकिन आपको बहन भी उन्होंने कहा, सोफिया खान, मैं बार उन्होंने आपको अपनी बहन भी कहा। मैं इस डिबेट में मुसलमान के तौर पर नहीं बैठी हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी, मैं एक वेस्ट बंगाल के रहने वाली, एक इस स्टेट की रहने वाली नागरिक हूँ, उसके तौर पर मैं यहाँ पर बैठी हूँ। तो मैं यहाँ पर ये नहीं गिनवाऊंगी कि मुसलमान को क्या मिला, हिंदू को क्या मिला, मुसलमान ने किसको वोट दिया, हिंदू ने किसको वोट दिया। मैं इस तौर पर यहाँ पर डिबेट में फर्स्ट ऑफ ऑल बैठी भी नहीं हूँ। हम ओवरऑल ये देख रहे हैं कि हमारा पूरा जो देश है,
देश का एक हिस्सा है वेस्ट बंगाल। पूरे देश को कांग्रेस ने किस तरह से बर्बाद किया, कितने स्कैम में, कितने स्कैंडल में फंसने के बाद जो है इसका फायदा उठाकर बीजेपी हम पर आज शासन कर रही है, और उसका भुगतान जो है हम सारे लोग जो है वो भुगत रहे हैं। वो बंगाल के वासी हो या कश्मीर के हो या नागपुर के हो या यूपी के हो, जहां के भी हो, एक ऐसा दबदबा बन गया है जस्ट बिकॉज कांग्रेस ने इतनी कमजोरियां दिखाई हैं इन 70 सालों में, कि उसका फायदा आज जो है एक पार्टी जो है वो एक पार्टी उठा रही है। और दूसरी बात, जहां तक आपने कहा वक्फ बोर्ड का पैसा या जिस भी चीज का पैसा, उसका एहतशाम भाई ने आप लोग को जवाब दे दिया है कि कुछ दिन में जो है वो आप लोग के सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात है, यहाँ पर हम डिबेट ये कर रहे हैं कि कंपैरेटिवली ममता बनर्जी के नेतृत्व में क्या क्या हुई है। मैंने अभी कहा कि 100% कोई भी नेता जो है वो खरा नहीं उतरता, ये मैं मानती हूँ, वो ममता बनर्जी हो या कोई भी हो। लेकिन अगर हम तुलना करते हैं कि ए और बी के बीच में अगर तुलना होती है तो ए ने क्या किया और बी ने क्या किया, तो तुलना अगर हम करें तो ममता बनर्जी ने ऐसी कई स्कीम, ऐसे कई चीजें की हैं जो दूसरे किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। उसका उदाहरण मैं पहले ही दे चुकी हूँ कि बहुत सारी चीजें जो है, स्कीम जो है वाकई में सिर्फ कथनी नहीं, बल्कि यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन से जो है कन्याश्री के लिए अवार्डेड हुई है हमारी ममता बनर्जी। ये कोई कम बात नहीं है, ये हमारे देश का सम्मान, हमारे देश का जो गर्व है वो वेस्ट बंगाल से निकल कर जो है विदेशों में गया है। ये कोई कम डेवलपमेंट की बात नहीं है। मैं इसका जवाब जो है आपको बहुत शुक्रिया आप सभी गेस्ट, तमाम गेस्ट का मैं शुक्रिया। कमरू चौधरी साहब, आप पश्चिम बंगाल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। एहतशामुल हक जी, आप टीएमसी के नेता है। सोफिया जी, आप सोशल एक्टिविस्ट टीएमसी की समर्थक है। जमशेद मेरी सहयोगी, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने समय दिया और बहुत ही अहम मुद्दे पर आप लोगों ने हमारे साथ दिया, और साथ ही साथ हम अपने व्यूवर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें देखा। आप सभी इस तरह हमारे सामने बने रहे। हालात बंगाल और न्यूज़ टेक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।